तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको जानकारी दे दूं कि ये वीडियो केवल उन्हीं बच्चों को देखना है जो रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चाहे आप रीट लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो, चाहे लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो, या फिर दोनों लेवल की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सबको पता है कि अपन साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें से 1500 क्वेश्चन अपने को कंप्लीट करने हैं एग्जाम से पहले, ठीक है। और उन 1500 क्वेश्चनों में से मैंने 90 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका था। आज 91 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाना, वहां पर प्लेलिस्ट बन रखी है मनोविज्ञान फास्टेस्ट रिवीजन के नाम से, उसमें जाकर के देख लेना। अपन क्या करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चनों का फास्टेस्ट रिवीजन करने वाले हैं, ताकि 1500 क्वेश्चन एग्जाम से पहले कंप्लीट भी हो जाए। और मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन को 360 सॉल्यूशन कराऊंगा, यानी कि उस क्वेश्चन से कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में बन चुके हैं वो सारा मैं आपको रिवाइज करता चलूंगा, ताकि आपको कंठस्थ याद हो जाए। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। देखो साहब, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। देखो, अपने को सूची 1 और सूची सेकंड को मिलाना है और सही उत्तर अपने को पहचानना है। ऐसे क्वेश्चन को सबसे बेस्ट तरीका होता है करने का, भाई जो अपने को आ रहा है ना उसको मिला दो पहले। सबसे पहले दुनिया भर को पता है कि वाटसन को क्या कौन सा दिया था, वाटसन ने कौन सा संप्रदाय दिया था, वो था व्यवहारवाद, ठीक है। तो वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है, आप सभी जानते हो। इसके अलावा आपने कोप का नाम सुना होगा, कोप का, वर्दाइमर और कोहलर, ये तीनों ने मिलकर के कौन सा दिया था, गेस्टाल्टवाद दिया था। कौन सा दिया था, गेस्टाल्टवाद दिया था। इसके अलावा टिचनर है, टिचनर ने कौन सा दिया था, संरचनावाद दिया था, ठीक है। संरचनावाद दे दिया इसने। और जॉन डीवी ने कौन सा दिया था, कर्तव्यवाद दिया था। कौन सा दिया था, कर्तव्यवाद दिया था। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए यहाँ से। इसके अलावा अब इस क्वेश्चन से कौन कौन से क्वेश्चन बन चुके हैं, देखो। सबसे पहले जॉन डीवी के बारे में आप जानते होंगे। जॉन डीवी को मतलब आपको एक क्वेश्चन पूछता है में से एग्जाम में, भाई निम्न में से कौन सा एक ऐसा वैज्ञानिक है जो मनोवैज्ञानिक नहीं है, निम्न में से कौन सा एक मनोवैज्ञानिक नहीं है, तो उसमें हमेशा आंसर आता है जॉन डीवी। ध्यान रख लेना, ये एक मनोवैज्ञानिक नहीं है, ठीक है। इसको ढंग से याद कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। इसके अलावा आपको पूछेगा कोपका के बारे में, तो कोपका ने कौन सा दिया था, गेस्टाल्टवाद दिया था। अब देखो, गेस्टाल्टवाद से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक बन चुके हैं। कौन कौन से, सबसे पहले तो गेस्टाल्टवाद की जो विचारधारा थी वो किसने दी थी, कोपका ने दी थी, कोहलर ने दी थी और वर्दाइमर ने दी थी। इन तीनों ने मिलकर के दी थी। और ये कौन से देश में दी गई थी, जर्मनी में दी गई थी, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। इसके अलावा कब दी गई थी, आपको लगभग 1904 या ऐसे, आपको एक बार डेट देख लेना, ठीक है। 1920 या 1904 दोनों में से एक होगा। इसके अलावा गेस्टाल्टवाद कौन सी घटना पर आधारित है, ये फाई घटना पर आधारित है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है। और आपको पूछ ले कि गेस्टाल्टवाद विचारधारा पर आधारित अधिगम का कौन सा सिद्धांत है, तो अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत है। कौन सा है, अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत है, जो कोलर द्वारा दिया गया था और चिंपांजी के ऊपर प्रयोग किया गया था। उस चिंपांजी का नाम था सुल्तान, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इसके हो गए। इसके अलावा व्यवहारवाद का जनक किसको कहा जाता है, वॉटसन को कहा जाता है। वॉटसन के बारे में 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पहला तो यही बनता है कि व्यवहारवाद का जनक वॉटसन है। इसके अलावा वॉटसन मनोविज्ञान को कौन सी विज्ञान कहता था, ये उसको व्यवहार का विज्ञान कहता था। क्या कहता था, व्यवहार का विज्ञान। इसके अलावा इसने अपने 11 माह के बेटे के ऊपर प्रयोग किया था। उस बेटे का नाम क्या था, उस बेटे का नाम था अल्बर्ट। ध्यान रख लेना, अल्बर्ट, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। ये सारे क्वेश्चन हो गए इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए जो इस क्वेश्चन से अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई साहब अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। इनमें से कौन सा विकास एक सिद्धांत का नहीं है। देखो, अब ये क्वेश्चन क्या हुआ था कि पहले इसका आंसर अलग माना गया था, बाद में इसका एग्जाम में आंसर जो फाइनल आंसर की थी उसमें लगाया था। देखो, कौन सा है जो विकास का सिद्धांत नहीं है, ये बताना अपने को। देखो, विकास संशोधन योग्य है, बिल्कुल सही बात है, संशोधन योग्य है। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, ये गलत बात हो जाएगी। केवल और केवल गलत हो जाएगा, यहाँ पर केवल शब्द लिखा हुआ ना, इस कारण से इसका आंसर होगा ये वाला। ध्यान रख लेना। ऑप्शन पहले शुरुआत में इसमें आंसर की में ये माना गया था, लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। देखो, विकास जीवन पर्यंत होता है, बिल्कुल सही बात है भाई, गर्भावस्था से लेकर के जीवन पर्यंत तक चलता है। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही बात है, तो ये कथन भी सही है। तो इसमें गलत कथन कौन सा होगा, करेक्शन कर लेना, ध्यान रख लेना। यह आंसर बाद में नहीं माना गया था, इसका आंसर माना गया था सेकंड, ठीक है। और ये तो आप सभी जानते हो, वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों का डी बराबर क्या होता है, हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट होता है। ये फॉर्मूला कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये कथन तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है। देखो, मनोविज्ञान की एक शाखा होती है एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। उसका संबंध किससे है, शिक्षक से, बिल्कुल है। शिक्षण से यानी कि टीचिंग से। और ऑप्शन क्या दे रखे हैं, देखते साहब। क्वेश्चन नंबर 93 में शिक्षा से, शिक्षण से, और इसके अलावा दे रखा है कक्षा कक्ष वातावरण से,
और एक दे रखा है विद्यार्थी से। तो ध्यान रख लेना उपयुक्त सभी सबसे ये देखो, शिक्षक से भी होता है, विद्यार्थी से भी संबंध है, कक्षा कक्ष के वातावरण से भी है और टीचिंग से भी, यानी क्या पढ़ाया जा रहा है उससे भी संबंध है। तो इसमें क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है, यानी कि एक प्रभावशाली अध्यापिका यानी टीचर होने के लिए आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना, बिल्कुल नहीं बात, यह तो बिल्कुल ही गलत बात है। ठीक है, समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, नहीं ये भी अच्छी बात नहीं है भाई। आप ग्रुप, जितना ग्रुप एक्टिविटी कराओगे उससे भी बच्चे का विकास होता है, तो ये गलत बात हो जाएगी। इसके अलावा अपने को देखना, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, बिल्कुल गलत बात है। अगर बच्चा प्रश्न पूछता है तो उसी टाइम पे उसकी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना चाहिए, बिल्कुल सही बात है भाई। आप प्रभावशाली अध्यापिका तभी बन पाओगे जब आप क्या करोगे, प्रत्येक बच्चे के टच में रहोगे, उसकी आवश्यकताओं, जरूरतों को और उसकी रुचियों को, योग्यताओं को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान क्या है। देखो, व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान किसमें हो जाएगा, वो हो जाएगा वस्तुनिष्ठता में। ध्यान रख लेना, वस्तुनिष्ठता में सबसे ज्यादा बल देने वाले कौन थे, वो व्यवहारवादी थे। व्यवहारवादी कौन कौन है, जैसे कि वाटसन हो गया, इसके अलावा पावलो हो गया, स्किनर हो गया, थॉर्नडाइक हो गया, इसके अलावा बहुत सारे थे जो व्यवहारवादी में आते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96। अधिगम में ने प्रभाव का नियम दिया था, कौन सा, अधिगम में सीखने के प्रभाव, कुल मिलाकर के अधिगम में प्रभाव का नियम किसने दिया था। आप सबको पता है कि थॉर्नडाइक का जो एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सा, अधिगम के नियम किसने दिए थे, सीखने के नियम किसने दिए थे, वो थॉर्नडाइक ने दिए थे। कौन कौन से नियम बताए थे, इसने दो प्रकार के नियम बताए थे, एक तो मुख्य नियम बताए थे, एक आपको गौण नियम बताए थे, जिसमें 3 तो मुख्य नियम थे और 5 गौण नियम थे। इन तीनों मुख्य नियमों का नाम याद रख लेना, कौन कौन से थे, एक तो तत्परता का नियम था, एक अभ्यास का नियम था और एक प्रभाव का नियम था। ये तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर पूछ रहा है कि प्रभाव का नियम किसने दिया था, प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक ने दिया था। अब देखो इस क्वेश्चन से और कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं। थॉर्नडाइक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो अमेरिका का रहने वाला है। इसके बाद में इसने कौन सा सिद्धांत दिया था, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था, जिसको प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है, बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था और अधिगम के नियम भी बताए थे, सीखने के नियम भी बताए थे। इसके अलावा जब आप बुद्धि वाला चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें बुद्धि का सिद्धांत दिया था, मल्टी फैक्टर इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि का बहुतत्व का सिद्धांत या बहुकार्यिकीय सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। ये सारे क्वेश्चन हो गए थॉर्नडाइक के। इसके अलावा पावलोव की बात करें तो पावलोव कहाँ का रहने वाला था, रूस का रहने वाला था। इसके बाद में इसने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। सिद्धांत कौन सा दिया था, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। इसके अलावा अनुबंधन का जनक किसको कहा जाता है, पावलोव को कहा जाता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हो गए पावलोव के जो एग्जाम में पूछ चुका है। इसके अलावा स्किनर की बात करें तो स्किनर का पूरा नाम क्या, बीएफ स्किनर है। कहाँ का रहने वाला, अमेरिका का रहने वाला। किस पर प्रयोग किया था, चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था। कौन सा सिद्धांत दिया था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत या सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। इसके अलावा स्किनर का कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, पुनर्बलन, कौन सा, पुनर्बलन वाला। भाई अधिगम में सबसे ज्यादा पुनर्बलन पर किसने जोर दिया था, वो स्किनर ने दिया था। ये सारे क्वेश्चन हो गए स्किनर के। इसके अलावा स्किनर का एक और क्वेश्चन है, अभिक्रमित अनुदेशन यानी कि प्रोग्राम्ड लर्निंग का जनक कौन था, वो भी स्किनर था। ठीक है, रैखिक प्रोग्राम्ड लर्निंग का जो जनक था वो भी स्किनर था। इसके अलावा वॉटसन के मैं सारे क्वेश्चन आपको बता ही चुका हूं कि वॉटसन का कौन कौन सा क्वेश्चन है। एक तो व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है, विज्ञान को व्यवहार का, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बताया था और अपने 11 माह के बेटे अल्बर्ट के ऊपर प्रयोग किया था। ये सारे क्वेश्चन हो गए वॉटसन के। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी करना, पिछली 3 क्लासें नहीं देखी हो तो वो भी देख लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 97, कौन सा युग्म सीखने में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानता है। देखो, अगर आपको पूछता पुनर्बलन को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन मानता है तो आप स्किनर और हल आंसर देते हैं। ठीक है, लेकिन पुनर्बलन को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन नहीं मानता है, वो टोलमैन और कौन है, एडवर्ड गुथरी। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। दो क्वेश्चन दोनों के दोनों आपको ध्यान रख लेना है भाई। सीखने के अंतर्गत, अधिगम के अंतर्गत पुनर्बलन को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं स्किनर और क्लॉर्क हल। ठीक है, और पुनर्बलन को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानने वाले कौन कौन से थे, टोलमैन और गुथरी। ठीक है, इन सब का ध्यान रख लेना। इसके अलावा यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन, स्किनर का मेरा पूरा बता दिया। बीएफ स्किनर इसका पूरा नाम है, अमेरिका का रहने वाला, चूहे कबूतर पर प्रयोग किया था, क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत या सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, अभिक्रमित अनुदेशन का जनक कहा जाता है। और इसके अलावा हल का क्लोर्क हल का सिद्धांत कौन सा था, पुनर्बलन का सिद्धांत था या प्रबलन का सिद्धांत या सब्लिमेशन का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, ये सारे हो गए क्लोर्क हल के। इसके अलावा टोलमैन का आपको पता ही है, टोलमैन का सिद्धांत कौन सा था, वो था छिन्न अधिगम का सिद्धांत। कौन सा था, छिन्न अधिगम का सिद्धांत या इसी को प्रत्याशा सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रत्याशा अधिगम का सिद्धांत सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा एडवर्ड गुथरी का सिद्धांत आपको पता ही होगा, इसने समीपता का सिद्धांत दिया था। कौन सा दिया था, सामीप्यता या समीपता का सिद्धांत किसने दिया था, एडवर्ड गुथरी ने दिया था। इसके अलावा बात करते हैं अपन, हल गुथरी हो गया और बाकी हो गए। तो ये इस क्वेश्चन से भी सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं वो मैंने आपको
करवा दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि टीएटी का विकास द्वारा किया गया था। देखो एक सिद्धांत व्यक्तित्व के क्या है, बहुत सारे परीक्षण है, ठीक है, व्यक्तित्व को यानी कि पर्सनैलिटी टेस्ट है बहुत सारे, उसमें से एक टेस्ट है टीएटी। टीएटी का पूरा नाम क्या है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, इसको भी नाम को भी याद रख लेना सबसे पहले तो। ये जो टेस्ट है, ये परीक्षण है, किसने दिया था, मॉर्गन और मुर्रे ने दिया था। किसने दिया था, मॉर्गन और मुर्रे, दो मनोवैज्ञानिक, उन्होंने टीएटी टेस्ट दिया था। इसके अलावा टीएटी टेस्ट का कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि इसमें कितने कार्ड होते हैं, तो ध्यान रख लेना, इसमें 30 तो कौन से कार्ड होते हैं जिन पर चित्र बना हुआ होता है, और एक कौन सा होता है, बिना चित्र वाला होता है। तो आपको पूछ ले कितने कार्ड होते हैं, तो ऑप्शन में अगर 31 दे रखा हो तो 31 कर देना, 30 दे रखा हो तो 30 कर देना, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा टीएटी परीक्षण में जो कार्ड थे, उन कार्डों पर कौन सा मतलब क्या बना हुआ था, तो उसमें ध्यान रख लेना मनुष्यों के चित्र बने हुए थे। कौन से चित्र बने हुए थे, मनुष्यों के चित्र बने हुए थे। और टीएटी परीक्षण किसने दिया था, मॉर्गन और मुर्रे ने दिया था। और टीएटी क्या है, ये व्यक्तित्व परीक्षण है, क्या है, पर्सनैलिटी टेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा बात करें अपन, इनके अलावा बेलक ने कौन सा दिया था, ध्यान रख लेना, बेलक ने दिया था सीएटी। टीएटी की तरह ही एक सीएटी होता है, जो ये तो टीएटी तो होता है बड़े लोगों के लिए, वयस्क लोगों के लिए, और सीएटी होता है चाइल्ड के लिए, यानी कि बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, जो कितने साल के होते हैं, 3 से 10 साल के होते हैं, इनके लिए लागू होता है। इसमें क्या होता है कि जो कार्ड होते हैं ना, कार्डों की संख्या कितनी होती है, सीएटी में 10 कार्ड होते हैं, ठीक है। और ध्यान रख लेना, इन पर जो चित्र होता है वो मनुष्य के स्थान पर उसमें जानवरों के चित्र होते हैं। किसके चित्र होते हैं, जानवरों के चित्र होते हैं। ये सारे क्वेश्चन हो गए जो यहाँ से अभी तक एग्जाम में बन चुके हैं। आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास परिणाम होता है। भाई बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में जो भाषा विकास होता है वो किसके कारण से होता है, तो ध्यान रख लेना, व्याकरण में प्रशिक्षण का, अनुकरण एवं पुनर्बलन का। जो स्किनर है ना, वो मैंने आपको पहले बता दिया भाई, स्किनर सीखने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसको मानता है, पुनर्बलन को मानता है। तो ध्यान रख लेना, अनुकरण और पुनर्बलन को भाषा विकास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन मानता है, स्किनर मानता है, ठीक है। आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। शब्द समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है। बताओ भाई, शब्द समान तत्व निम्न में से किससे गहरा संबंध रखता है, तो ध्यान रख लेना, ये रखता है समूह निर्देशन से। किससे रखता है, समूह निर्देशन से सबसे ज्यादा संबंध रखता है। एक बार ये रीट एग्जाम में पूछा हुआ है, इसके अलावा लेवल 1 में ऐसे पूछा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया, जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होती है, जिस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है वह कौन सा है। ध्यान रख लेना, जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस है, इन्फॉर्मेशन प्रोसेस किस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है, तो ये संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित है। किससे संबंधित है, संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया जिस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है वह कौन सा है, संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित है। इसके अलावा यहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन चुका है, देखो व्यवहारवाद का जनक किसको कहा जाता है, वॉटसन को कहा जाता है। और संज्ञानात्मक सिद्धांत में ध्यान रख लेना, एक आता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो किसने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा ध्यान रख लेना, गेस्टाल्टवाद पर कौन कौन सा क्वेश्चन है भाई, गेस्टाल्टवाद की थ्योरी किसने दी थी, गेस्टाल्टवाद दिया था किसने, वर्दाइमर, कोपका और कोलर ने। कब दिया गया था, 1920 के लगभग दिया था, शायद डेट का कंफर्म नहीं है। इसके अलावा जर्मनी में दिया गया था और फाई घटना पर आधारित है, और इसी सिद्धांत पर आधारित है, इसी विचारधारा या फिर आप बोल सकते हो स्कूल पर आधारित एक सिद्धांत है, अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत, जो कोलर द्वारा दिया गया था, चिंपांजी के ऊपर प्रयोग किया गया था, और उस चिंपांजी का नाम था सुल्तान, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हो गए गेस्टाल्टवाद के। आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 क्या कहता है भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 102 है, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है। मतलब सीखने की प्रक्रिया, जब आप सीख रहे होते हो उस दौरान अगर आप कुछ त्रुटियां करते हो तो उसके संबंध में आपकी दृष्टि से कौन सा कथन सबसे बढ़िया है। विद्यार्थियों को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए भाई साहब, ये तो हो ही नहीं सकता। सीखने की प्रक्रिया का भाग है कौन, त्रुटियां। अपन कुछ सीखते हैं तो गलतियां तो होती है, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है, बिल्कुल सही बात है। ये कथन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रख लेना। सीखने की प्रक्रिया के दौरान जो अपन गलतियां करते हैं वो अपनी क्या होती है, इस अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा ध्यान रख लेना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 क्या कहता है, प्रयास एवं त्रुटि किस नियम पर आधारित है। आप सबको पता है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। और थॉर्नडाइक ने अधिगम के कुछ नियम भी बताए थे, एक तो गौण नियम बताए थे और एक मुख्य नियम बताए थे। अब ध्यान रख लेना, इनमें से गौण नियम के अंतर्गत कौन सा आता है, बहु अनुक्रिया का नियम आता है। कौन सा नियम आता है, बहु अनुक्रिया का। देखो प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में अधिगम के नियम बताए कौन कौन से, एक तो मुख्य नियम, एक गौण नियम, 3 तो मुख्य नियम थे और 5 गौण नियम थे। इन्हीं गौण नियम में से एक था बहु अनुक्रिया का नियम, ठीक है। और तीनों आप मुख्य नियम तो याद ही आपको, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ठीक है भाई साहब। आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा एक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ मनोवर्ती। मनोवर्ती के बारे में देखो, मनोवर्ती का सिद्धांत किसने दिया था, मनोवर्ती का सिद्धांत किसने दिया था, या फिर आप बोल सकते हो कि अपनी जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था, वो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था किसने, मैकडूगल ने। आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104।
शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है? बताओ भाई। शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी की एक शाखा है, इसके बारे में अपने को कथन देखना है। कौन सा है? शिक्षा मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। ठीक है साहब, दर्शन शास्त्र की एक शाखा, ध्यान रख लेना, दर्शन शास्त्र की शाखा नहीं है, ये मनोविज्ञान की शाखा है। कौन सा है? शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शाखा है, दर्शन शास्त्र की शाखा नहीं है। दर्शन शास्त्र का शुरू शुरू में ये एक अंग था, ध्यान रख लेना, अब दर्शन शास्त्र से अलग हो चुकी है। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको बता दिया भाई, एजुकेशनल साइकोलॉजी साइकोलॉजी की एक शाखा होती है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान अध्ययन एवं शिक्षण है, बिल्कुल नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान मन का शिक्षित विज्ञान है, बिल्कुल नहीं, इसमें मन का तो कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105 क्या कहता है भाई? अ ब स 3 शिक्षार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं जिनके अलग अलग लक्ष्य हैं। अ विषय रोचक है, मतलब उसको इंग्लिश में इंटरेस्ट है, वह भावी जीवन में काम आएगा। ठीक है भाई साहब। वह जो विद्यार्थी है कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहता है, और जो सह विद्यार्थी है वो परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त करना चाहता है, मतलब केवल पास होना चाहता है। ठीक है भाई साहब। अब निष्पादन उपेक्षा व निपुणता का सही क्रम बताओ भाई साहब, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस या उनकी निपुणता का सही क्रम क्या होगा? तो ध्यान रख लेना, इन देखो परफॉर्मेंस की बात कर रहा है यहाँ पर, मतलब 3 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट को इंग्लिश में इंटरेस्ट है, एक स्टूडेंट को कक्षा में प्रथम स्थान लाना है, और एक स्टूडेंट को केवल पास होना है। ठीक है, तो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस कौन करेगा? जो कक्षा में प्रथम स्थान आना चाहता है। तो प्रथम स्थान आने वाला कौन था? वह विद्यार्थी। तो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस, देखो निष्पादन का मतलब होता है परफॉर्मेंस, सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस किसकी रहेगी? ब वाले की, जो क्लास में फर्स्ट आना चाहता है। ठीक है भाई साहब। उसके बाद में सेकंड नंबर पर किसकी रहेगी? सेकंड नंबर पर रहेगी जो केवल पास होना चाहता है। ठीक है, कौन रहेगा? जो पास होना चाहता है। ठीक है, ब हो गया, स हो गया, फिर आ जाएगा ए वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन भी देखो, इस पर थोड़ी सी आपत्ति भी लगी थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार देख लेना, और काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 3 विद्यार्थियों वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, शायद ये रीट के एग्जाम में 2018 में इसे पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया था? ध्यान रख लेना, बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में सबसे ज्यादा जो बल दिया था वो किसने दिया था? रूसो ने दिया था। किसने दिया था? रूसो ने दिया था। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है कि शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होगा? बालक होगा। बालक की रुचि, उसकी योग्यताओं, उसकी आवश्यकताओं, उसकी जरूरतों और उसकी क्षमताओं को ध्यान में रख करके जो शिक्षा दी जाती है उसको बाल केंद्रित शिक्षा कहा जाता है। इसके अलावा कोलर का कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका आप सबको पता है। कोलर ने अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत दिया था, जिसमें चिंपांजी के ऊपर प्रयोग किया था। उस चिंपांजी का नाम सुल्तान था, और ये किस विचारधारा पर आधारित है? गेस्टाल्टवाद पर आधारित है। गेस्टाल्टवाद की विचारधारा जर्मनी में दी गई थी। कब दी गई थी? 1920 के लगभग में दी गई थी। और कब कहाँ पर दी गई थी? जर्मनी में दी गई थी। ठीक है, और कौन सी घटना पर आधारित है? फाई घटना पर आधारित है। ये सारे क्वेश्चन हो गए कोलर के। इसके अलावा सिगमंड फ्राइड के बारे में आप जानते हो कि इनका पूरा नाम सिगमंड फ्राइड है। इसके अलावा इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था, जिसमें 3 मन बताए थे। कौन कौन से? अचेतन मन, चेतन मन और अर्धचेतन मन। इसके अलावा इन्होंने 3 शब्द दिए थे। कौन कौन से? इड, ईगो और सुपर ईगो। ये तीनों शब्द भी किसने दिए थे? सिगमंड फ्राइड ने दिए थे। ये सारे क्वेश्चन हो गए सिगमंड फ्राइड के। स्किनर के क्वेश्चन मैं आपको बता ही चुका हूं, फटाफट बता दो। बीएफ स्किनर पूरा नाम है, अमेरिका के रहने वाले थे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत या सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। चूहे और कबूतर के ऊपर प्रयोग किया था 1938 के आसपास में। इसके अलावा स्किनर को अभिकर्मित अनुदेशन का जनक भी कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन हो गए स्किनर के। आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमेशा की तरह कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है, बताओ भाई साहब, अंतर्दृष्टि अधिगम किसका परिणाम है? तो ये गेस्ट देखो, अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था कोलर ने। किसने दिया था? कोलर ने। और ये किस विचारधारा पर आधारित है? ये गेस्टाल्टवाद पर आधारित है। और जो गेस्टाल्टवाद शब्द है ना, इसका मतलब ही होता है संपूर्णता या पूर्णता, यानी समग्रता। तो ध्यान रख लेना, गेस्टाल्टवाद को ही बोला जाता है समग्राकृति या प्रत्यक्षीकरण का। ठीक है, तो अंतर्दृष्टि एवं अधिगम का सिद्धांत किसका परिणाम है? ये समग्राकृति या प्रत्यक्षीकरण का परिणाम है। और ये दोनों ही शब्द किसके लिए यूज किए जाते हैं? गेस्टाल्टवाद के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अंतर्दृष्टि एवं अधिगम का सिद्धांत। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 क्या कहता है भाई साहब? शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वह कौन से? सीधी सी बात है, अगर आपकी केवल 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 और केवल शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं, इसका मतलब आपकी अभिवृद्धि हो रही है, केवल केवल ग्रोथ हो रही है। ध्यान रख लेना, डेवलपमेंट नहीं हो रहा। ठीक है, शारीरिक वृद्धि में कौन सा आता है? केवल और केवल अभिवृद्धि आती है, यानी कि ग्रोथ आती है। ठीक है, आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 109 है, क्रिया प्रसूत मुख्यतः बल देता है। आप सबको पता, मैंने बार बार बताया, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। और ये पुनर्बलन को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है। अधिगम के अंतर्गत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसको मानता है? पुनर्बलन को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है। आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है, देखो एक बार आपको समावेशी शिक्षा का बढ़िया सी डेफिनेशन बता देता हूँ। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि नॉर्मल बच्चा, जो सामान्य बच्चा होता है, और जो विशिष्ट बच्चा होता है। विशिष्ट बच्चा का मतलब हो गया है कि जो विकलांग आ जाते हैं, दिव्यांगजन आ जाते हैं, उन सबको विशिष्ट बच्चे कहा जाता है। ठीक है, तो सामान्य बच्चा और विशिष्ट बच्चा दोनों एक ही क्लास के अंतर्गत एक ही छत के नीचे एक साथ पढ़े तो उसको समावेशी शिक्षा कहा जाता है। मतलब कि दोनों बच्चों को एक साथ एक ही समय पर एक ही कक्षा में एक ही छत के नीचे पढ़ाना क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा कहलाता है। क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा कहलाता है। अब ये पूछ रहा है कि समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण, यानी भाषा शिक्षण के लिए, किसके लिए? भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य क्या है? तो देखो भाई साहब, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग करना। बिल्कुल सही बात है भाई। समावेशी शिक्षा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सामान्य बच्चा भी बैठा होगा और विशेष बच्चा भी बैठा होगा। अब हो सकता है कि एक गतिविधि, एक एक्टिविटी के माध्यम से सामान्य बच्चा तो समझ में आ जाए लेकिन विशिष्ट बच्चे की समझ में नहीं आए, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? विभिन्न प्रकार की, अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज का उपयोग करना पड़ेगा, तभी भाषा शिक्षण हो पाएगा दोनों बच्चों में बराबर। ठीक है, आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है। देखो, क्रिया प्रसूत अनुकूलन का मतलब हो गया कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? ये स्किनर ने दिया था। कहाँ का रहने वाला था? बीएफ स्किनर, अमेरिका का रहने वाला था। और किस पर प्रयोग किया था? चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था। किस पर सबसे ज्यादा निर्भर रहता है? ये पुनर्बलन पर सबसे ज्यादा निर्भर रहता है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन में पुनर्बलन निर्भर करता है। किस चीज पर निर्भर करता है? अनुक्रिया की प्रकृति पर। ध्यान रख लेना, उद्दीपक की प्रकृति पर डिपेंड नहीं करता है। इसमें देखो, जब आप प्रयोग सीख रहे थे तो ध्यान होगा आपको, कबूतर जब भी अपना रास्ता भटकेगा और इधर उधर जाएगा तो उसको करंट लगता था। मतलब कि उसकी अनुक्रिया पर उसको पुनर्बल मिलता था। मतलब जैसे वो सीधा सीधा चलेगा तो उसको पुनर्बल मिल जाता था, मतलब उसको खाना वाना, जो भी दाना वाना था वो मिल जाता था। लेकिन अगर इधर उधर जाता था वो, तो उसको करंट लगता था। तो कुल मिलाकर के आपका जो पुनर्बलन है ना, वो किस चीज पर निर्भर करेगा? केवल और केवल आपकी अनुक्रिया की प्रकृति पर डिपेंड करेगा कि आप कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था। एग्जाम में अधिकतर इसमें एक व दो दोनों करके आ जाते हैं, इस कारण से गलत हो जाता है। आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किया था। बताओ भाई साहब, विभिन्नता का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था डार्विन ने। ध्यान रख लेना, एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा न्यू क्वेश्चन भी है, कम ही पूछा गया है। विभिन्नता का नियम किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। अब यहाँ से बताओ, पावलोव की क्वेश्चन आपको बता ही चुका हूँ मैं। पावलोव रूस के रहने वाले थे। कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। अनुबंधन का जनक इनको कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन हो गए पावलोव के। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? आप सबको पता है कि धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए सबसे बेस्ट जो सिद्धांत है वह है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जो थोंडाइक के द्वारा दिया गया था। ध्यान रख लेना, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहता है कि आप बार बार प्रयास करो, आप त्रुटि करते रहो, एकदम सीख जाओगे। तो जो धीमी गति वाले बच्चे होते हैं वो भी बार बार प्रयास करते हैं, उनको धीरे धीरे समझ में आता है, तो बार बार प्रयास करेंगे, गलतियां करेंगे, फिर सीखते रहेंगे। तो धीमी गति से या मंद गति से सीखने वाले बच्चों के लिए सबसे बढ़िया सिद्धांत कौन सा है? थोंडाइक का सिद्धांत है। अब बात कर लेते हैं अपन इस क्वेश्चन के बारे में। देखो, थोंडाइक के बारे में सारे क्वेश्चन आपको मैं बता चुका हूं। थोंडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया था, जो धीमी गति के सीखने वाले बच्चों के लिए लाभदायक है। और किसके ऊपर प्रयोग किया था? बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था। इसके अलावा अधिगम के नियम दिए थे, जिसमें मुख्य नियम थे, गौण नियम थे। इसके अलावा बुद्धि के सिद्धांत भी दिया था। कौन था? मल्टी फैक्टर इंटेलिजेंस। कौन सा था? मल्टी फैक्टर इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि का बहुकार्यकीय या बहुतत्व का सिद्धांत भी किसने दिया था? थोंडाइक ने दिया था। ये सारे क्वेश्चन हो गए थोंडाइक के। इसके अलावा कॉलर के आपको बता ही चुका हूं। कॉलर ने अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत दिया था, चिंपांजी के ऊपर प्रयोग किया था। सुल्तान उसका नाम था। गेस्टाल्टवादी की थ्योरी दी थी, फाई घटना पर आधारित है, जर्मनी में दी थी, 1920 के लगभग में दी थी। इसके अलावा क्लोरकल का सिद्धांत आपको सबको पता है कि क्लोरकल ने कौन सा सिद्धांत दिया था? ये पुनर्बलन का सिद्धांत, या इसी को परबलन का सिद्धांत भी कहा जाता है, इसी को सब्लिमेशन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अलावा थ्रस्टन का सिद्धांत आप सबको पता है कि थ्रस्टन ने बुद्धि का सिद्धांत दिया था। किसमें दिया था? बुद्धि वाले चैप्टर में बुद्धि का सिद्धांत दिया था, जिसका नाम था समूह तत्वों का सिद्धांत या ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ग्रुप फैक्टर थ्योरी या समूह तत्वों का सिद्धांत
किसने दिया था? थ्रस्टन ने दिया था। आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 यानी कि 114वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ था? ध्यान रख लेना गेस्टाल्टवाद का, जो आपको मैं बता रहा था ना, मैं कंफ्यूज हो रहा था कि गेस्टाल्टवाद की जो विचारधारा कब दी गई थी, तो ध्यान रख लेना 1912 में। करेक्शन कर लेना, मैंने शायद 1920 बताया होगा या 1904 बताया होगा, तो 1912 में दी गई थी। ध्यान रख लेना गेस्टाल्टवाद की थ्योरी। सारे क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि गेस्टाल्टवाद की थ्योरी कब दी गई थी? 1912 में दी गई थी। किसने दी थी? वर्दीमर कोलर कोफा ने दी थी। इसके अलावा 5 घटना पर आधारित है, कौन से देश में गई थी? जर्मनी में दी गई थी। इसी संप्रदाय पर आधारित एक सिद्धांत है अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत, जो कोलर के द्वारा दिया गया था, चिंपांजी के ऊपर प्रयोग किया गया था, उसका नाम था सुल्तान। ठीक है साहब। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, एक देर का ये रहा, मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय किसने दिया था? ये दिया था, देखो किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने। मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने दिया था। आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115, निम्न में से किसमें ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों से शक्तिशाली व कमजोर होता है? यानी निम्न में से ऐसे कौन सा है जिसमें अपना जो ऐच्छिक व्यवहार होता है ना, अपनी इच्छा अनुसार किया गया व्यवहार, वो परिणामों से शक्तिशाली व कमजोर होता है? अब देखो इसको मैं आपको समझाता हूं। जब आप पढ़ रहे थे कौन सा वाला? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत में क्या हो रहा था कि कबूतर था, कबूतर अपना रास्ता खोज रहा था। ठीक है भाई साहब। अब वो क्या होगा कि रास्ता खोजेगा ना, तो अगर वो सीधा सीधा चलता रहेगा तब तो उसको क्या मिल जाएगा? पुनर्बल मिल जाएगा। इसका मतलब कि उसको दाना मिल जाएगा। अगर वो इधर उधर भटकेगा ना, उसका परिणाम, उसका रिजल्ट, अगर उसका रिजल्ट अच्छा हुआ तो उसको पुनर्बल मिल जाएगा, और अगर उसका रिजल्ट बुरा हुआ यानी कि इधर उधर भटकेगा तो उसको करंट लगने वाला था। क्या लगता था? करंट लगता था। तो उसका ऐच्छिक व्यवहार किस पर डिपेंड कर रहा है? उसके परिणामों पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है? परिणामों पर। वो अगर देखो शक्तिशाली कब होगा? जब उसको दाना मिल जाएगा, तब तो उसका ऐच्छिक परिणाम शक्तिशाली हो जाएगा, और जब उसको करंट लगेगा तो उसका ऐच्छिक परिणाम कमजोर हो जाएगा। फिर वो इधर जाने की कोशिश नहीं करेगा क्योंकि उधर उसको करंट लग रहा है। ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, जो रीट एग्जाम में पूछा गया था। अब बढ़ेंगे भाई साहब अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 116। ये करेंगे अपन अगली क्लास में। देखो मैं कोशिश करता हूं कि आपको 20 मिनट तक की क्लास उपलब्ध कराऊं। ठीक है। उसमें जितने क्वेश्चन आपको फास्ट तरीके से करा सकूं उतना ही करो। देखो 20 क्वेश्चन में मैं बहुत सारा डाटा उपलब्ध करा देता हूं आपको। कितने सारे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन इस वीडियो के अंतर्गत मैं बता चुका हूं। ठीक है। तो पिछली 3 क्लासें अगर आपने नहीं देखी हो तो वैसे ही ठीक देख लेना। 90 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवाए थे। ठीक इसी प्रकार से आपको बिल्कुल रटा के भेज दूंगा 1500 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। ठीक है। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना। डेली आपको फास्टेस्ट रिवीजन साइकोलॉजी का एग्जाम से पहले पहले 1500 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कंप्लीट करा के भेजने वाला हूँ। ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंतर्गत। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें। पिछली क्लासें नहीं देखी हो तो चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट बन रखी है मनोविज्ञान फास्टेस्ट डिवीजन के नाम से, वहाँ पर जा करके देख लेना। ठीक है। धन्यवाद।